हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में आपको सारडिक के क्वेश्चन प्रूव करने वाले जितने भी कराए थे वो आपकी समझ में आए होंगे। उसी कड़ी में आज इसको आगे फिर बढ़ाते हैं। तो आज इजी हार्ड जैसे भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन सॉल्व कराता हूँ। तो प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.1 हम पहले ही करा चुके हैं। तो देखते हैं जितने भी क्वेश्चन है इसके। पहला क्वेश्चन देखिए 4.2 का, ये सब इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक डिटर्मिनेंट दे रखी है LM23 बराबर 0 हो तो L अनुपात M ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो इसमें तो इजी क्वेश्चन है ये, तो इनमें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, केवल इसका प्रसार करा देना है और रिजल्ट को लिख देना है। 2 क्रॉस 2 की साइड का प्रसार कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो L का गुणा तो 3 से होगा, 3L माइनस 2M बराबर 0। 2M को उधर भेज दो, 3L बराबर कितना हो जाएगा 2M। आपको क्या चाहिए L अनुपात M, तो M को इधर 3 को इधर, तो L अपॉन M बराबर कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ से L रेशियो M, L अनुपात M किसके बराबर हो गया 2/3। आसान है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी क्वेश्चन है, ये सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कठिन हो सकते हैं। क्या कह रहा है 2, 3, 4 ऐसे कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है और 3, 6, 5 एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं अवयव, और 1, 8, 9 इस प्रकार है 2, 3, 4 3, 6, 5 1, 8, 9 वो अगर के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी ज्ञात कीजिए। द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी ये ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। उपसारणी ज्ञात कीजिए। ये तो आपको पिछले दूसरी क्लास में आपको जो ये चैप्टर के में आपको यही टॉपिक पढ़ाया था, उपसारणिक एवं शैखंड। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आसान है। तो इसकी उपसारणिक निकालते हैं द्वितीय पंक्ति की। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर सारणिक को आप डेल्टा से व्यक्त कर सकते हो। 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 6, 5 3, 6, 5 1, 8, 9 1, 8, 9। तो 3 पंक्तियां इसमें, 3 स्तंभ में R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो यहाँ पर द्वितीय पंक्ति के अवयवों का स्थान क्या है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस प्रकार A31, A32, A33 इस प्रकार। द्वितीय पंक्ति कौन सी है आपकी, ये वाली। तो इसके आपको उपसारणिक ज्ञात करनी है, केवल शैखंड नहीं निकालना है, उपसारणिक। तो 3 का मतलब A21 की उपसारणिक ये आपको निकालनी। द्वितीय पंक्ति के अवयवों 3 की उपसारणिक क्या आएगी, यहां से देखो A21 की उपसारणिक को क्या कहोगे M21। क्या होगा, दूसरी पंक्ति हट जाएगी, पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति हटा दो, पहला स्तंभ, क्या बचेगी 3, 4, 8, 9। ये देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये 4, यही इसकी उपसारणिक हो गई। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो इसको, या इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो। सोल्व करना चाहो सोल्व कर दो, नहीं यही छोड़ सकते हो। तो ये इसकी उपसारणिक हो गई। ऐसी 6 सरल करना चाहो सरल कर दो, 3 9 27 8 4 32 जो भी रिजल्ट आए ऐसे। ये जरूरी नहीं है सोल्व करना, केवल आपको उपसारणिक बतानी है। 3 की उपसारणिक क्या बनेगी, ये दूसरी पंक्ति हट जाएगी, पहला स्तंभ 3, 4, 8, 9। समझ में आ रहा होगा उपसारणिक। सरल करना चाहो कर दो, ये तो इसका रिजल्ट है। उपसारणिक तो केवल ये बनेगी। अब 6 का मतलब A22 की उपसारणिक ये निकलवाया इस क्वेश्चन। इसकी उपसारणिक क्या बनेगी, इसको किससे व्यक्त कराओगे आप, M22 से। टॉपिक पढ़ाया था आपको माइनर एंड कोफैक्टर, उपसारणिक एवं शैखंड। तो हटाइए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हटा देंगे 2, 4, 1, 9 2, 4, 1, 9
ये हो गया इसका रिजल्ट, आंसर हो गया। चाहे तो इसको सॉल्व करो या मत करो, केवल आपको अपसाइड बतानी है। तो 2 नाम 18 माइनस 4 क्या आया 14, जो भी वैल्यू आ जाए तो आपको हल करके दे देनी है। करना चाहे कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको अपसाइड पूछिए, जो क्वेश्चन में पूछा है केवल वही रिप्रेजेंट करना है आपको। अब 5 का मतलब यहाँ पे क्या है, A23 की उपसारिक। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक हमने पहले पढ़ रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी उपसारिक क्या लिखोगे, M23 क्या करोगे, दूसरी पंक्ति हटा दोगे, तीसरा स्तंभ हटा दो, क्या बचेगा 2318, 2318, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। सरल करना चाहो सरल कर दो, 2 का 8 से 16 माइनस 3, जो भी रिजल्ट आ जाए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो दूसरी पंक्ति के अवयव कौन थे, 3 6 5, तो 3 की उपसारिक ये है, 6 की उपसारिक ये है और 5 की उपसारिक पूछी। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा ढंग से। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं फिर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक सारणिक कह रहा है, इसका मान ज्ञात करना है केवल। सारणिक के अवयव दे रखे हैं 13 16 19 14 17 20, 14 17 20 और 15 18 21, 15 18 21। पूरा सवाल ये है, इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। मैं डायरेक्ट इतना ही लिख लिया, स्टार्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो, कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो थोड़ा इसको संक्रिया लगा लीजिए, जीरो बनाने का प्रयास कर लीजिए, कठिन कैलकुलेशन इजी में बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने R2 में से R1 को घटा दिया, R2 माइनस R1, तो R2 चेंज हो गया, तो R2 से कुछ नहीं कहना है। और R3 में से भी क्या घटा दिया, R1, ये देखिए भाई अगले स्टेप में तो ये इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो क्या होगा यहाँ से, ये आपकी समझ में आ रहा होगा, सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के को घटाया जाए, किसी संख्या से गुणा करके घटाया जोड़ा जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो R2 में से R1 को घटा दिया, देखो R2 चेंज हो जाएगा, तो R2 से कुछ नहीं कहना है। R3 में से भी मैंने क्या किया, R1 को घटा दिया। तो ऐसा नियम कहता है हमारा गुणधर्म नंबर 6। तो ये तो ऐसे लिखा 13 16 19, 14 में से 13 जाएंगे 1, 17 में 16 गया 1, 20 में से 19 गया 1। अब ये R2 तो चेंज हो गया, R3 अगले स्टेप पे घटाते, अभी घटा लिया, 15 में से 13 जाएंगे 2, 18 में 16 जाएंगे 2, 21 में से 19 जाएंगे 2। अब यहाँ पर तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में 2 कॉमन में आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो। R3 से क्या निकाल लिया, 2 को भैनिष्ठ लेने पर, तो लीजिए, तो यहाँ से R3 से 2 निकाल लिया, 13 16 19 1 1 1। अब यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 ही तो बचेगा। अरे 2 बन गया 2, गुणा करोगे तो 2 2 2 हो जाएगा। तो देखिए बिना कैलकुलेशन किए इसका आंसर आने वाला है। अब हमने एक क्या नियम पढ़ा था, गुणधर्म नंबर 3 पढ़ा था कि अगर किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा अगर किसी सारणी में कोई तो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो जाए तो सारणी का मान 0 होता है। आप देख रहे हो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति यहाँ पे कैसी है, समान, तो इसका सारणी का मान कितना हो गया, 0। आपको प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और 2 का मल्टीपल 0 से करोगे तो क्या आएगा, 0। समझ में आया होगा, डिटरमिनेंट का मान कितना है, 0। आप प्रसार करना चाहो विस्तार करना चाहो कर लेना, रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो गुणधर्मों का प्रयोग करके हम सवालों को निकालते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से किया है। आप और भी तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो, प्रूव्ड करने वालों में ध्यान रखना, लेकिन 2 0 बनाकर ही प्रसार करना, क्यों, लेकिन ये कोई रिजल्ट तो सिद्ध करवाया नहीं है, केवल एक संख्यात्मक मान पूछा है कि सारणी का मान क्या होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज पूछी है उसने, सीधा सा मान कि यदि किसी सारणी के प्रथम एवं तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। ऐसे क्वेश्चन का है, क्या कह रहा, प्रथम एवं तृतीय स्तंभ को आपस में बदल दें
तो हमने आपको गुणधर्म नंबर सेकंड लिखाया था, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो आपको इसके रिजल्ट में केवल इतना लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा किंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना है लिखना है, केवल चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको कल की क्लास में करा चुका हूं, ये आपके कल की क्लास में हो चुका है। 1 y प्लस जेड इस प्रकार 2 जीरो बना के प्रसार किया था, तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 6। तो फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। डेल्टा क्या है, 0 b स्क्वायर a c स्क्वायर a, ये है। आगे क्या लिखा है इसमें, a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b, a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर, a स्क्वायर c b स्क्वायर c और 0 बराबर इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा कि सारणिक में 2 जीरो तो है ही, मैंने कहा था एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में होने चाहिए, अगर नहीं है तो कहीं पर भी हो। तो 2 जीरो तो बने बनाए, अब डायरेक्ट प्रसार कर दो इसका। लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन टफ आएगी, तो ये देख लो किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से कोई चीज कॉमन में तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। ऐसे आप देख रहे हो C1 में क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर C2 में, b स्क्वायर C3 में, c स्क्वायर को बाहर निकाल लो। तो C1 से a स्क्वायर, C2 से b स्क्वायर तथा C3 से c स्क्वायर कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन लेने पर ये काम कर ले, आसान हो जाएगा ये। तो C1 से तो a स्क्वायर निकल आया, C2 से b स्क्वायर निकल आया और C3 से c स्क्वायर। क्या बचेगा देखें यहाँ पे, 0bc, ये a स्क्वायर हट गया, यहाँ से b स्क्वायर हट जाएगा, a0c, c स्क्वायर हट जाएगा, ab0। आप सोच रहे होंगे सर अभी भी कॉमन में आ रहा है R1 से a, R2 से b, R3 से c। हाँ तो आप कॉमन ले सकते हो या डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो, कॉमन ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। R1 से a, R2 से b, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति, R1 का मतलब पहली पंक्ति, एवं R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर। ये देखिए लीजिए इसमें से कॉमन, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, R1 से a निकाल लिया, R2 से b, R3 से c। क्या बचेगा, 0 1 1, 0 में से तो प्रत्येक राशि कॉमन में आ जाती है, ध्यान रखना। यहां से क्या बचेगा, 1 0 1, यहां से 1 1 0। ये देखिए अब इसका प्रसार कर लो, चाहे तो देखो इसमें से इसको घटाओ तो एक ही लाइन में 2 जीरो बन सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, साइड में कहीं पर भी 2 जीरो बन जाए आप प्रसार कर सकते हो। तुम कहोगे नहीं सर आपने तो वो वाली बात बताई थी कि एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ में बननी चाहिए, तो आप C2 में से C3 घटा दो तो यहाँ पर 1 में से बन जाएगा, क्या बचेगा 0, तो एक ही लाइन में 2 जीरो आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रसार कर दीजिए, R1 के सापेक्ष विस्तार करा दीजिए इसका, R1 के सापेक्ष विस्तार, a स्क्वायर b स्क्वायर c का गुणा इस abc से करोगे तो कितना हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। प्रसार कर रहे हैं, जीरो के लिए कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 1 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, 1 का गुणा 0 से 0, माइनस 1 का गुणा 1 से 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस 1 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, 1 माइनस 0। देखिए तो यहाँ से कितना आया, डेल्टा बराबर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। यहाँ से क्या आया, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से प्लस 1 और ये एक और एक कितना हो गया, ये 2 को, तो डेल्टा बराबर रिजल्ट कितना आया, 2a क्यूब b क्यूब c। आपकी समझ में ढंग से क्वेश्चन आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
संक्रिया कैसे लगाई है? संक्रिया तो इसमें कुछ भी नहीं लगी है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाला है, जैसा कि आपको बताया था गुणधर्म नंबर 4 में कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी संख्यात्मक किसी अदिश राशि k का गुणा किया जाए तो सारणी का मान भी k गुना हो जाता है। और उसमें यह भी लिखाया था कि यदि इस गुणधर्म को ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ है तो उसको सारणी से बाहर निकाला जा सकता है। तो बस a स्क्वायर को इसमें से कॉमन लिया है, b स्क्वायर को इसमें। तुम कहोगे सर ये वाला काम पहले कर लेते हम, यहाँ से a ले लेते यहाँ से b, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे संक्रिया लग सकती हैं, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ध्यान रखना सारणिक का मान आपको पहली क्लास में बताया था, सारणिक का मान निश्चित होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समझ में आ रहा होगा इसको? आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 7वां। क्या कह रहा है? अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अब थोड़े कठिन क्वेश्चन भी आएंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तुम कहोगे समीकरण कहां से आ गया? वो सारणिक है, केवल उसको सरल करोगे तो समीकरण बन जाएगा वो। तो समीकरण को सारणिक रूप में उसने लिख दिया है। किस प्रकार? x - 2 2x - 3 3x - 4, x - 2 2x - 3 3x - 4, ऐसे x - 2 2x - 3 3x - 4, x - 4 2x - 9 3x - 16, 2x - 9 3x - 16। आगे क्या दे रखा है? x - 8 और 2x - 27 और 3x - 64। ये देखिए बराबर। तो इस प्रकार कोई सारणिक दे रखी है बराबर 0 के, इस समीकरण को हल करना है। 0 प्रूफ नहीं करना है, 0 साथ लेकर चलना है, x का मान निकालना है। हल करने का मतलब जो चर राशि उसमें अवेलेबल है, उपस्थित है, उस चर राशि का मान निकालना है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखेंगे इसको सॉल्यूशन इसका। तो x का मान निकालना, डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इतनी टफ हो जाएगी कि ये आपसे संभलेगी नहीं, फिर हल करने में आपको बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसको इजी बना के इसको हल करेंगे, देखेंगे। हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, हर क्वेश्चन में आपको अलग दिमाग लगाना है, क्या करना है यही आपको देखना है बस। बराबर। तो कैसे हल की जाए? तो वही 2 0 बनाने का प्रयास करें। फिलहाल तो ये देखें कुछ इजी बन सकता है क्या? जैसे मैं R2 में से R1 घटा दूं, R3 में से भी R1 घटा दूं तो कुछ इजी बन जाएगा क्या? ये देखना है। जैसे इसमें से घटा दूं तो x खत्म हो जाएगा, यहाँ से इसमें से इसको घटा दूं यहाँ से x खत्म हो जाएगा। तो जितना इजी हो सके उतना इजी हम करते हैं। तो जैसे R2 में एक संक्रिया लगाई कि R2 में से क्या किया? R1 घटा दिया। ऐसे ही R3 में संक्रिया लगाई, R3 में से भी क्या घटा दिया? R1। R2 को नहीं घटाना है, R2 चेंज हो चुका है। उल्टा भी कर सकते हो, C2 में से C1 घटा सकते हो 2 का गुणा करके। 2 का गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, 2x में 2x जाएगा तो 2x हट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा आपका एग्जाम्पल भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये समझ में आ रहा होगा। आप किसी भी प्रकार से इस पैटर्न को हल कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल भी होगा, तो एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल कौन सा है? ये एग्जाम्पल में भी दे रखा है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिल जाएगा, शायद ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, देखना पड़ेगा आपको, देख लेना एक बार। तो इसको हल करना है, आप किसी भी पैटर्न को अपना सकते हो इसमें से। ऐसे कर सकते हो, R1 - R2 कर सकते हो, फिर R2 - R3, कैसे भी। तो इसको सरल करना है आपको, ये देखना है। तो करें, R2 - R1 कर रहे हैं तो R1 को तो ऐसे लिख लिया कर, इसमें से इसको घटाना है तो ये देखो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, x से x हट जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2, क्या बचेगा? -2। इसमें से इसको घटाओगे
2x में से 2x हट जाएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस के 9 प्लस के 3 क्या बचेगा माइनस का 6। इसमें से इसको घटाओगे 3x में से 3x जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, और 16 माइनस के प्लस के 4 माइनस के क्या हो जाएंगे 12। कैलकुलेशन अलग से कर सकते हो। R3 में से भी R1 घटाया, इसमें से इसको घटाओगे x से x घट जाएगा, माइनस के 8 हो जाएंगे प्लस के 2 क्या बचेंगे माइनस के 6। इसमें से इसको घटाओगे 2x से 2x हट जाएगा, ये माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 27 प्लस के 3 माइनस के 27 प्लस के 3 कितने बचेंगे माइनस के 24। इसमें से इसको घटाओगे 3x से 3x कट जाएगा, माइनस के 64 प्लस के 4 माइनस के 64 प्लस के 4 कितना बचेगा माइनस के 60 बराबर। कैलकुलेशन समझ में आ रही है। अरे इसको अलग से घटा सकते हो, x माइनस 4 में से जैसे x माइनस 2 को घटाना है तो ऐसे ही तो घटाओगे, x माइनस 4 माइनस x प्लस 2 ये हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 4 प्लस 2 क्या आएगा माइनस 2। इस प्रकार मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया है, आप चाहे तो अलग से रफ कॉपी में इसको हल कर सकते हो, यही कैलकुलेशन आएगी। अब क्या किया जाए, 2 जीरो तो कहीं बने नहीं, लेकिन देखो आप कैलकुलेशन तो इजी हो रही है इसकी, तो आपको कैलकुलेशन इजी बनानी है। कॉमन में क्या आ रहा है, देखो R2 में से क्या कॉमन में आ सकता है माइनस 2, R3 में से भी क्या कॉमन में आ सकता है माइनस के 6 कॉमन में आ सकता है, देखो तो इजी बन जाएगा। तो ले लो बाहर, R2 से -2 तथा R3 से -6 उभयनिष्ठ कॉमन, ये ले लिया, निकाल लो इसमें से -2 और -6 क्या बचेगा यहाँ से x -2 2x -3 3x -4 ऐसे, -2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ऐसे 1 3 6, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 छके 12 सब पॉजिटिव हो जाएंगे, 6 एकम 6 6 चौके 24 और ये 6 से 10 बराबर 0। समझ में आ रहा होगा ये। अभी भी कोई बात नहीं बनती दिखाई दे रही तो देखोगे आप, R3 में से अगर मैं R1 घटा दूंगा तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। समझ में आ रही होगी ये बात। तो ये काम कर लो, 0 बना लो, नहीं बनाओगे तो रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन इजी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर एक संक्रिया और लगाइए, उल्टा भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। R3 में से क्या घटा दिया R1, देखिए 0 बनने की शुरुआत हो जाएगी हमारी। 6 दूनी कितने हो गए ये 12। R1 को ऐसे लिख लो x -2 2x -3 3x -4, ठीक। संक्रिया किसमें लगी है R3 में, R3 में से क्या घटा रहे हो R1 नहीं सॉरी R2 घटाना है, 1 में से बन जाएगा 0, ये R3 है ये R2 है तो ये R2 लिखना है यहाँ। R3 में से R2 घटाया तो 1 में से बन जाएगा 0, फिलहाल R2 को तो ऐसे ही लिख लो 1 3 6 लिखो, 1 में से बन जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1 और 10 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 4। ये देखिए समझ में आ रहा होगा। अब कैसे बनाया जाए, यहाँ पर ये 2 जीरो और बन सकते, कैसे बनाया जाए, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं 3 का गुणा करके, तो 3 का गुणा कराओगे 3 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 0, तो 2 जीरो बन जाएंगे आसानी से। और कैसे कर सकते हो, और तो आपको कोई दिखाई दे नहीं रहा है जिससे 0 बनाने में आसानी हो, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स करके घटाओगे तो 0 बन, यहाँ पर 0 बन जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, इसमें से 0 बनाने के लिए C2 में से बराबर 0 लिखना है, C2 में से C1 को घटाया है, कितने का गुणा करके 3 का। ये कहीं पर भी 2 जीरो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अलग अलग पैटर्न अलग अलग से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किताब वालों ने एग्जाम्पल वालों ने तो केवल 1 जीरो बनाकर प्रसार कर दिया, आपको 2 जीरो बना दो कोई दिक्कत नहीं है। तो C2 में से C1 घटा दो, 3 का गुणा कर दो, 12 तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है। x -2 1 0, C2 में से C1 घटाना है, इसमें से ये कितने का गुणा करके 3 का, तो करो 3 का गुणा, इसमें 3x -6 हो जाएगा, 3x -6 इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ से इसमें से इसको घटाना है तो देखो किस तरीके से, 2x -3 में से इसको घटाना है, कितने का गुणा करके 3 का। ये देखिए 2x -3 माइनस के 3x + 6, तो यहाँ से क्या होगा 2x में से 3x जाएंगे, माइनस का x बचेगा और 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेगा। इस प्रकार माइनस के x + 3, ये 3 का गुणा करोगे, 3 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 0,
3 का गुणा करोगे 0 ही रहेगा, 1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 1। बाकी को ऐसे लिख लो। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही करोगे हर बार वही उसी तरीके से, आप कैसे भी कर लेना, इजी तो बना लेना, कम से कम यहाँ तक तो कर लेना, इतना तो कर लेना। और 2 0 बनाने की प्रक्रिया है उसको लगा लोगे तो और इजी है। 2 0 बना के प्रसार हमेशा करना चाहिए। अब प्रसार कर लीजिए, किसी के सापेक्ष कर सकते हो, C1 के सापेक्ष कर लो, R1 के सापेक्ष कर लो, C1 के सापेक्ष किसी के कर लो, क्योंकि एक पद तो 0 जल्दी से हो जाएगा। C1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर लीजिए, क्या आएगा प्लस माइनस प्लस x माइनस 2 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 0 का गुणा 4 से 0, ये हटेगा, ये हटेगा, 0 का गुणा 4 से 0 माइनस के 6, प्लस माइनस 1 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, इसका गुणा तो इससे माइनस के 4x प्लस 12, देखो ये हटेगा और ये हटेगा, ये और ये, इसका गुणा तो इससे हो गया, माइनस इसका गुणा इससे, ये और ये, माइनस इसका गुणा इससे होगा तो माइनस के 3x प्लस के 4, ये आएगा। देखिए बराबर 0 आपको ऐसे लिखना है, तो 12 ऐसे ही, यहां से माइनस के 6x प्लस के 12 हो गए, यहां से माइनस है, इसको पहले हल कर लो, माइनस ऐसे ही, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस के 7x हो गए और प्लस के 16 बराबर 0। 12 को 0 में ट्रांसफर कर देगा, माइनस के 6x प्लस 12 माइनस माइनस प्लस के 7x माइनस 16 बराबर 0। 7x में से 6x जाएंगे, क्या बचेगा x, 12 में से 16 गए, कितने बचे -4, तो x बराबर कितना आया 4। तो यही हमारा इस साइड का आंसर है, x बराबर 4। तो ये आपकी समझ में आया। आप डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तो कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी कि आप इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, हल नहीं कर पाओगे। कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लो, नहीं है कॉमन फैक्टर तो 2 0 बनाने का प्रयास करो। मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, R2 माइनस R x कम करे, वेरिएबल को कम किया है तो ये कांस्टेंट रहेगा, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लिया, 2 0 बनाया, नहीं बनाते ये स्टेप ना करते, यहाँ से भी प्रसार करते तो भी आपका आंसर जल्दी से आता। लेकिन ये वाली प्रक्रिया तो आप करते जब ही अच्छा है, नहीं तो डायरेक्ट प्रसार करने पर ये क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। अब हमारे मन में ये भी आ सकता है, क्या ये आंसर सही है या गलत है, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। तो ये देखिए, ये इस समीकरण का हल है। अब इस हल को अगर इसमें जमा दो तो 0.5 होना चाहिए, तो एक बार चेकआउट कर लो सही है या गलत है। तो x बराबर 4 रख के देखो इसमें क्या ये सही है कि नहीं, तो क्या आएगा, यहाँ से रख के देखो, x बराबर 4 रखोगे यहाँ से तो क्या आएगा, ये आपको दिमाग लगा लो, क्या इसका मान 0 हो जाएगा, तो x की जगह 4 रखकर देख लेना इसमें, और या तो कोई 2 पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो जाएंगे, या इसका प्रसार करोगे तो कितना आ जाएगा 0। इस 4 रखोगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, या 0 या -4, 4 दूनी 8 बचे तो 5, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगे, सरल करके देख लेना 0 आ जाएगा। तो x बराबर 4 इसका सही आंसर है। आप चेक कर लेना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ये काम आप घर पे चेक कर सकते हो, रफ कॉपी में x बराबर 4 रख कर देखना, फिर प्रसार करना, कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो कम ही पूछते हैं, सिद्ध करने वाले होते हैं। इसे कल की क्लास में, पिछली क्लास में कराया था लेक्चर नंबर 18 में। हालांकि इसमें भी अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, विविध में आने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चन फिर आएंगे। तो मैं तो कंटिन्यू कराता जा रहा हूँ आपको, आप देखते चलेंगे। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7। आज 4.2 को आगे तक करते हैं, फिर इसमें विविध प्रश्नावली आएगी, तब ये चैप्टर फिनिश होगा। अभी इसमें बड़े बड़े कठिन क्वेश्चन आएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको हल कराने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया, यहां से फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए कि, बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए कि 3 डिटरमिनेंट दे रखी हैं, किस प्रकार a b c x y z p q r। ये 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, वैसे तो सिद्ध करने वाले आते हैं इसमें,
एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी बराबर वाई बी क्यू एक्स ए पी और जेड सी आर। ये देखिए, अब ये तीनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर हैं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो किस प्रकार प्रूव की जाए ये आप यहां से देखना। तो मान लो इसको डेल्टा 1, इसको डेल्टा 2 और इसको डेल्टा 3 माना। सॉल्यूशन देखेंगे किसी प्रकार अलग अलग मान लो। माना पहली वाली को डेल्टा 1 मान लो, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। दूसरी वाली को डेल्टा 2 मान लो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। और तीसरी वाली को डेल्टा 3 मान लो, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। ऐसे अब एक को बराबर एक को दिखाते चलो। तो डेल्टा 1 को लेके चले, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो इसको इसके बराबर लाना है, किस प्रकार लाया जाए ये आपको देखना है। तो जैसे देखो R1 को R2 से चेंज करा दिया मैंने। R1 को किससे चेंज कराया? R2 से। गुणधर्म नंबर सेकंड में लिखाया था सारणिक की किन्हीं तो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अगर आपने R1 को R2 से चेंज कराओगे तो क्या चिन्ह बदलेगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। एक्स वाई जेड R1 की जगह पे हो गया और ए बी सी R2। संख्यात्मक मान तो चेंज हो जाएगा, मतलब संख्यात्मक मान तो रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये चिन्ह कैसा आ गया? माइनस। फिर अगले स्टेप पर क्या किया? अब की बार ए बी सी को मतलब दूसरी पंक्ति को तीसरी से बदल दिया है। देखिए ये देखिए। तो फिर दोबारा से सारणिक की किन्हीं तो पंक्ति को बदलोगे तो संख्यात्मक मान तो रहेगा किंतु चिन्ह बदलेगा। तो अब की बार फिर बदलोगे तो फिर माइनस आएगा और माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स वाई जेड, ये यहां पर आना है, ये यहां पर पी क्यू आर ए बी सी। आप समझ पा रहे होंगे। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? देखो डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 बराबर काय के हो गया? डेल्टा। कंडीशन 1 में प्रूव्ड हो गया अपना रिजल्ट। ये बराबर इसके दिखा दिया हमने। अब हमें तो तीनों इक्वल दिखानी है तो पुनः फिर ले लो, डेल्टा 1 को ले लो या डेल्टा 2 को। पुनः डेल्टा 1 बराबर क्या था? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये देखिए, अब आपको इस तरीके से बनाना है। ये आप देख रहे होंगे कि ये ए बी सी ये स्तंभों के रूप में आ गए हैं, देख रहे हैं आप। तो आप ऐसा क्या किया जाए? तो इसमें गुणधर्म नंबर पहला लगा रहे हैं P1 से। सारणिक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो गुणधर्म नंबर जो लिखाया था फर्स्ट वाला गुणधर्म 1 से आप पूरी हिंदी लिख सकते हैं। सारणिक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय लिखना चाहो लिख दो, पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय। परस्पर विनिमय ये काम किया है यहाँ पर, पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय। क्या होगा? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। समझ में आ रहा होगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट को ध्यान से रखना है। यहाँ एक बीच वाली रो में आ रहा है, अभी ये ऊपर वाले में। तो फिलहाल मैंने क्या किया? R1 को किससे चेंज करा दिया है? R2 से। ये काम किया है ऐसा वाला। तो सारणिक की किन्हीं तो पंक्ति स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो संख्यात्मक मान तो रहता किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस आ जाएगा बी वाई क्यू ए एक्स पी सी जेड आर। समझ में आ रहा होगा ये। अब यहां से देखिए, इस C1 को किससे चेंज करा दो? C2 से। C1 को किससे चेंज करा दिया मैंने अब की बार? C2 से। फिर माइनस आएगा, पंक्ति बदल दो चाहे स्तंभ बदल दो,
चिन्ह बदल जाएगा। तो अब ये तो इस यहाँ पर R1 को R2 से बदला, माइनस आ गया। अब C1 को C2 से करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये यहाँ पर लिखा जाएगा, ये यहाँ पर y x z b a c और q p r। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, देखो किसके बराबर हो गई, डेल्टा 3 के। किसके बराबर हो गई, डेल्टा 1 बराबर किसके हो गया, डेल्टा 3 के। समीकरण 2 दे दो, देखो डेल्टा 3 बन गया कि नहीं बन गया, y b q x a p z c r। तो समीकरण 1 और 2 से देखो डेल्टा 1 का मान डेल्टा 2 के बराबर और डेल्टा 1 का मान किसके बराबर आ गया, डेल्टा 3 के। डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर मतलब ये साइड इसके बराबर ला दी और ये साइड इसके बराबर ला दी, तो तीनों आपस में इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या देख रहे हो, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3। रुक गए, ये तीनों की तीनों डिटरमिनेंट आपस में कैसी हैं, बराबर। हमने इसमें कहीं पर भी कोई प्रसार नहीं किया है और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी यही थी कि बिना विस्तार किए सिद्ध करना है आपको। आप विस्तार करोगे तो इस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। हालांकि विस्तार करोगे तो तीनों मान तो बराबर आने ही है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं डिटरमिनेंट, और इक्वल है तो उनकी प्रसार करने पर वैल्यू समान आती है आएंगी। लेकिन उसमें स्पेशल लिख दिया है क्वेश्चन में बिना विस्तार किए, तो गुणधर्मों का प्रयोग करके मैंने डेल इसको इसके बराबर ला दिया, इसको भी इसके बराबर लाया जा सकता था, लेकिन जो इजी बना वो काम कर लिया, इसको इसके बराबर भी ला दिया, इसको इसके बराबर भी ला दिया। तो तीनों डिटरमिनेंट कैसी हो गई, तीनों साइड समान। क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा होगा। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सिद्ध करना। ये क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका हूं, कल की क्लास में बराबर रिजल्ट लाना था AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। कल पिछली क्लास में वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 18 में आपको करा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, करा दिया है, एक बार और देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि साइड का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार, डेल्टा बराबर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया सवाल को, किस प्रकार दे रखे हैं इसके अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस प्रकार 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे करके इसके मान दे रखे हैं। और होगा इस साइड का मान ज्ञात कीजिए। तो आसान है, अब डायरेक्ट प्रसार मत करना, पहले थोड़ा इजी बना लेना, इसको सरल कर लो। 1 4 9 4 9 16 9 16 25। क्या इजी कर सकते हो, ये समझना है आपको। 2 जीरो बनाने हैं, 2 जीरो बना दो, डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 जीरो बना लो, कहीं पर भी बना लो, पंक्ति में बना लो चाहे स्तंभ में। जैसे इसमें से इसको घटा दूं 4 का गुणा करके, C2 में से C1 घटा दूं 4 का गुणा करके, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर C3 में से भी C1 को घटा दूं 9 का गुणा करके। गुणधर्म नंबर 6 हमने लिखा था, साइड की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए, साइड का मान अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, C2 में से C1 घटा दिया, कितने का गुणा करके, 4 का। तो ऐसा गुणधर्म कहता है 4 का गुणा करके इसमें घटाओगे तो 4 में से 4 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अरे डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको मैंने बताया 2 जीरो बनाकर प्रसार कीजिए। अब C2 चेंज हो जाएगा, तो C2 से कुछ नहीं कहना है आपको। C3 में से भी C1 घटा दो, अब इसमें से इसका गुणा करके घटा दो, तो ये तो चेंज हो चुका है, इससे तो कुछ कहना ही नहीं है। C3 में से भी क्या घटा दो, C1, लेकिन अब की बार कितने का गुणा करके, 9 का। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो एक यहाँ पर डबल काम कर लिया है। C3 में से भी क्या घटा दिया, C1 को कितने का गुणा करके, 9 का। तो क्या आएगा, देखें C1 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल C2 पर प्रभाव पड़ेगा और C3 पर। C2 में से C1 को घटाया है 4 का गुणा करके, और C3 में से C1 को घटाया है 9 का गुणा करके। इसको ऐसे लिख लो 1 4 9। करो 4 का गुणा, 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 0। करो 4 का गुणा, 4 चौके 16, 9 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा, -7।
करो 4 का गुणा, 4 नाम 36, 16 में 36 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 20। फिर अगले स्टेप पे करते हैं इसको ऐसी उतार के, वो मैंने यही कर लिया ये काम इजी बनाने के लिए, स्टेप कम करने के लिए जैसा है कैलकुलेशन तो वही आएगी। C3 में से C1 घटा 9 का गुणा करके करो, 9 का गुणा 9, 9 में से 9 जाएगा क्या बनेगा 0। तो देखो एक ही लाइन में 2 जीरो बन गए कि नहीं बन गई, केवल यही उद्देश्य था और कोई नहीं था। डायरेक्ट प्रसार कर सकते थे, रिजल्ट आ जाता। ऐसे सवालों में आप डायरेक्ट प्रसार आप कर सकते हो क्योंकि ये कोई सिद्ध करने वाले सवाल नहीं है, केवल संख्यात्मक वैल्यू में हल करोगे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 2 जीरो बनाकर करोगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि सारे ऐसा कहता है कि उसका प्रसार तो कम से कम 2 जीरो बनाने हैं किसी पंक्ति अथवा किसी भी स्थान। तो करो इसमें 9 का गुणा, C1 में 9 का गुणा करना है और C3 में से घटाना है। तो करो 9 चौके 36, 16 में 36 जाएंगे क्या बचेंगे माइनस के 20, 9 नाम 81, 25 में से 81 घटाने, 25 में से 81, 11 में से 5 जाएंगे 6, 7 में से 2 जाएंगे 5, क्या आएगा माइनस के 56 बराबर। अब इसको कर लो, समझ में आ गया हुआ है। बस अब इसका प्रसार करा दीजिए, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो क्या आएगा यहाँ से प्लस माइनस प्लस 1 के लिए ये हटेगा ये हटेगा, इसका गुणा इससे करो गुणा, 7 6 42, 7 5 35, 35 और 4 39, माइनस 20 का माइनस 20 से गुणा, प्लस के कितने आएंगे 400, बाकी 0 0 के लिए कोई जरूरत नहीं। 392 में से 400 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 8। यही हमारा आंसर है। तो संख्यात्मक वैल्यू कोई भी रिजल्ट आ सकता है, साढ़े का मान तो निश्चित होता है। समझ में आया होगा। तुम कहोगे सर कितना लफड़ा क्यों, हम तो डायरेक्ट प्रसार कर देते। हाँ तो इस टाइप के कांस्टेंट जो वैल्यू हो, केवल मान पूछ रहा हो तो आप डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो, लेकिन जब सिद्ध करने वाले सवाल आए तो आप ध्यान रखना आपको 2 जीरो बनाने हैं गुणधर्मों का प्रयोग करके। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखते 11। तो 4.2 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 2-3 क्वेश्चन होने नेक्स्ट क्लास में ये करा देंगे, फिर विविध स्टार्ट कराएंगे इसकी। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, ये ओमेगा इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा था क्लास 11th में, इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ। तो इसमें क्यूब रूट ऑफ 1, तो इसमें 2 चीजें हम जानते हैं कि अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये हम जानते हैं, ठीक है। ये हमने लिखा है कि अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तब ये होता है। तो इसने कहा यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो इस साइड का मान निकलवा रहा है। किस साइड का, इसका, किसका 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, और क्या ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1। इस प्रकार एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, वो कह रहा है इस डिटर्मिनेंट इस साइड का मान बताइए जहां ओमेगा क्या है इकाई का घनमूल। और हम ये जानते हैं अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, सम्मिश्र संख्याएं। उस चैप्टर में ये टॉपिक हमारा था, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में, चैप्टर नंबर 5 में। तो आपको तो केवल ये लिख लेना है, इन दोनों बातों का यूज करा देना। अब सारे का मान निकालना है, डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए या थोड़ा इजी बना दीजिए। इजी क्या बना सकते हैं, ओमेगा क्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है 1, और आप जानते हो क्योंकि ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है ओमेगा इकाई का घनमूल। तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया, चूंकि ओमेगा क्यू बराबर क्या है 1, तो साइड पर जहां जहां ओमेगा था ओमेगा क्यू का 1 लिख लिया। इस प्रकार ये देखिए, आपको 2 जीरो बनानी है, यहाँ पे तो बड़ी आसानी से बन सकती है। R1 में से डायरेक्ट R2 घटा दीजिए, तो 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा क्या बचेगा 0। तो आपके लिए इजी क्वेश्चन हो गया। तो हमने R1 में एक संक्रिया लगाई है कि R1 में से क्या घटा दिया R2, क्या आएगा
1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। बाकी इनको ऐसे निकाल लीजिए, बाकी इसको ऐसे लिख दीजिए, ये देखिए। अब यहां से क्या करना है आपको, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो क्या आएगा, कर दीजिए प्लस माइनस प्लस, तो 0 0 के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, प्लस इसके लिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के लिए क्या होगा, कहां पर है ये, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति हट जाएगी, तीसरा स्तंभ, क्या बचेगा, ये 4 अवयव बचेंगे, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, तो 1 का ओमेगा से गुणा करोगे तो ओमेगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का 1 से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आपकी समझ में ये चीज आ रही होगी, केवल इस कैलकुलेशन को हल कर लेना है और रिजल्ट ले आओ। करो इसका सरल, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से गुणा करोगे तो ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा की घात 4 माइनस के ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा क्यू। समझ में आ रहा होगा, इसको हल करना है। देखिए ओमेगा क्यू का मान तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 1 हो गए, और ओमेगा की घात 4 को कैसे लिख सकते हो, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा। अरे ओमेगा की घात 4 को कैसे लिख सकते हो आप, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू का मान कितना हो गया, 1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, तो सरल करा लो, ये 1 हो गया, ये ओमेगा के बराबर, ये ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1, एक और एक कितने हो गए 2, इन दोनों में से क्या कॉमन में आ रहा है, माइनस, क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसकी वैल्यू कहां से लाएं, अब चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके था, 0 के, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या था, इकाई का घनमूल, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 के, ये यहाँ पे लगा दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इस पूरी डिटर्मिनेंट का मान कितना रहा 3। तो अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इस पूरी साइड का मान किसके बराबर आएगा, 3 के, कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसका रिजल्ट 3 है। समझ में आया होगा, ये चीज समझ में आ रही है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ये 2 बातों का पालन करा देना कि ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 से लेकर 11 तक हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसके 2 क्वेश्चन और कराने हैं, 12वां और 13वां। ये दोनों क्वेश्चन कराने के बाद आपकी विविध प्रश्नावली के सवाल कराए जाएंगे, उसके ज्यादातर सवाल आप हल कर पाओगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। तो विविध प्रश्नावली के शुरू के सवाल आप करके देखना, 1 से लेकर लगभग कितने तक, 12-14 तक कर लेना, बाकी मैं आपको हल कराऊंगा। तो आज की क्लास में आपको समझ में इतना ढंग से आ गया होगा गुणधर्मों को कैसे लगाया है। आज के क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं थे, अगली क्लास में आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन और आएंगे। तो लगभग 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 नंबर आपके कंफर्म आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक हमारा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास फिर देखेंगे। धन्यवाद।